Jai Hind India. I am here to share some important informations with you, and you are here to learn something through limitless learning. So today I am going to tell you about India US climate and green energy agenda 2030 partnership. इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है व्हाट इज ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी क्या होता है. इस जो टॉपिक है इंडिया यूएस क्लाइमेट ग्रीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, इसमें ग्रीन एनर्जी जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके बारे में पहले हम देखेंगे, बिकॉज दिस इज द कीवर्ड यही है ग्रीन एनर्जी. तो ग्रीन एनर्जी क्या है पहले हम ये समझेंगे. दूसरा समझेंगे सोर्सेज ऑफ ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज क्या है, कहाँ से ग्रीन एनर्जी आता है, वाई ग्रीन एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट. ग्रीन एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसको इतना डिस्कस कर रहे हैं और पूरा ग्लोब इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है. प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है ग्रीन एनर्जी के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और कुछ मीटिंग हुई है इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में इससे रिलेटेड, उसकी की पॉइंट्स क्या है, उस मीटिंग में क्या की पॉइंट्स थे उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद उसमें डिस्कशन में कुछ पिलर्स डिसाइड किए गए हैं, उस पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेट जीरो क्या है. नेट जीरो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इसी टॉपिक से रिलेट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेट जीरो है क्या. उसके बाद हम समरी के बारे में बात करेंगे. समरी इस वीडियो की होल समरी के बारे में बात करें, पूरा वीडियो को समराइज करके लास्ट में, और पूरा ग्रीन एनर्जी की समरी को डिस्कस करेंगे लास्ट में. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. कोई ऐसी एनर्जी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है. नेचुरल रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, सूरज हो सकता है, सन की लाइट से जो बनता है वो, या फिर हवाओं से जो बनता है वो भी नेचुरल रिसोर्स है. हवा भी नेचुरल रिसोर्स है. पानी भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है. इन चीज़ों से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट की हुई एनर्जी. उस एनर्जी को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी. इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन नेचर. इन्वायरमेंट से के फेवर में रहता है. कभी भी बाय प्रोडक्ट ऐसा कोई हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करता है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता जिससे इन्वायरमेंट पर पोल्यूशन हो. इसलिए इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली और नॉट रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट. इट्स ऑल्सो नॉन एज क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को. ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तीनों चीज़ें लगभग सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बहुत माइनर सा फर्क है. क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी लगभग सेम है. सनलाइट होती है उसकी ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, और जो एनर्जी वो होती है जिसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है, उस टाइप की एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं. और रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. ना जो क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है, दोनों को हम ध्यान से समझेंगे. क्लीन एनर्जी मतलब वो होता है लाइक हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें. न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो एनर्जी जनरेट करते हैं हम, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमारी क्लीन एनर्जी होती है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती. वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्लूड होता है, क्योंकि हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर चीज़ को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं. तो उसको क्या करते हैं, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में रखते हैं, लेकिन वो क्लीन एनर्जी में काउंट होता है. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि जो हम बायोगैस या बायोमास से जो एनर्जी जनरेट करते हैं, दीज ऑल रिन्यूएबल एनर्जी. हम दोबारा उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज वो कचरा या घास फूस जो घर के बाय प्रोडक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से मिला के रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है. बायोगैस या बायोमास वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, बट दिस इज़ नॉट क्लीन एनर्जी. उसमें बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो क्लीन एनर्जी में काउंट नहीं होता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होता है. होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी में फ़र्क क्या होता है वो पता चल गया होगा आप लोग को. नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी के क्या क्या सोर्स होते हैं, कहाँ से ग्रीन एनर्जी जनरेट होता है. पहला सोर्स होता है सोलर पावर, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. हम यहाँ पे सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पावर के बारे में ही, सोर्स के बारे में ही बात करेंगे. सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो पावर. सोलर पावर क्या होता है, सोलर पावर में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं. सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम टाइप का कुछ होता है जिसमें फोटोवोल्टिक सेल्स का बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं. उनका काम होता है सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक पावर में जनरेट करके उसको उसमें ट्रांसफर कर देना. सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. वो क्या यूज़ होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स. दिस इज द कीवर्ड्स, प्लीज कीप इन योर माइंड. नाउ विंड पावर. विंड पावर क्या होता है, यूजिंग टरबाइंस. टरबाइंस का यूज़ क्या होता है, जो विंड पावर होता है उसमें पंखियाँ लगी होती हैं, पंखियाँ घूमती है, उसके अंदर टरबाइन लगा होता है, टरबाइन घूमता है. टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विंड पावर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो एनर्जी जनरेट होती है वो. एंड हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर मतलब जो पानी का जो पावर है, जो वाटर का पावर है, उसको यूज़ करके उसके फ्लो से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं हम उसके लिए. उसके बाद है वाई ग्रीन एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट. ग्रीन एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, पूरा ग्लोब इसके लेकर इतना कंसर्न क्यों दे रहा है, पूरा वर्ल्ड इसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे यूज़ कर सकता है. नाउ इसके लिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ रिप्लेस द फॉसिल्स फ्यूल. नाउ फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं,
रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल में आपके ऑयल हो गए, गैसेस हो गई, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, या फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं, जो भी है। तो ये चीज़ें क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है, इनको बनने में, फॉर्म होने में ही बहुत साल लगते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं हम जल्दी से जल्दी धीरे धीरे करके हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ फॉसिल फ्यूल ही है एनर्जी सोर्स के लिए, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। जब हम उनको यूज़ करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फॉसिल फ्यूल फिनिश हो जाएंगे, बिकॉज बनने में तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हम यूज़ उसके डबल या ट्रिपल स्पीड से कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेटिव तो चाहिए हमको आने वाले करियर, आने वाले फ्यूचर में, टाइम में। तो क्या होगा, और उसका एक और प्रॉब्लम है, जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, इसका मतलब उससे बहुत सारी ऐसे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जो एनवायरमेंट को पोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। इन सबको हम स्टॉप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ना रिलीज हो, इसके लिए हम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा कंसर्न दे रहे हैं, उसको बनाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि हम ये फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्प इन कंजर्व द नेशंस नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को नहीं टच करेंगे तो हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो वो हमारा कंजर्व रहेगा, बचा रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। नेचुरल, हमारा नेचर जिस हिसाब से डिज़ाइन किया उसी हिसाब से रहेगा, सेफ रहेगा। इन्हांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी की सिक्योरिटी को इन्हांस करता है। रिड्यूसिंग निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है। रिड्यूसिंग निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट में बाय प्रोडक्ट रिलीज करके नहीं छोड़ता है जो ग्रीन एनर्जी होता है, इसलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी उसको बोलते हैं, और वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिलीज करता है। रिड्यूसिंग द नीड फॉर इम्पोर्टेड फ्यूल्स, कोई भी इम्पोर्टेड फ्यूल्स खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे कि हमको फिर बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा कोई भी फ्यूल, जो कि ऑब्वियसली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। नाउ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव विथ जॉन कैरी, यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवाय मीट अंडर क्लाइमेट एक्शंस एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशंस डायलॉग। यूएस के एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवाय आए हुए हैं इंडिया में, उनका नाम है जॉन कैरी, और अपने इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के बीच में मीटिंग हुई है। किसके अंडर हुई है, CAFMD। CAFMD मतलब क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। इस डायलॉग के तहत इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर और यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवाय जॉन कैरी के बीच में मीटिंग हुआ है। अब वो मीटिंग में क्या क्या हुआ है आगे देखते हैं। मीटिंग में पहली इंपॉर्टेंट चीज़, तो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी न्यू दिल्ली में 13 सितंबर को। मिस्टर Kerry is on an official visit to India from September 12 to 14 and meeting ministers and industrialists to speed up India's green energy transitions। जो उनको भेजा गया है इसी पर्पज़ से कि इंडिया में आप उनके मिनिस्टर्स से मिलो और उनके ग्रीन एनर्जी को जो बनाने का मेथड है उसको स्पीड अप करो, उसमें जो भी बातें हैं उसको ध्यान से सुनो, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स हैं, उसको हटाओ, रिमूव करो। नाउ की पॉइंट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग होने के बाद जो जिन बातों में बेसिकली ध्यान दिया गया है और जिन बातों पे फोकस किया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ टू कोलैबोरेट विद इंडिया टू वर्क टूवर्ड्स इंस्टॉलिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक में 450 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात की जा रही है। उसके लिए क्या यूएस हमें हेल्प करेगा, उसके लिए हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, इंडिया एंड यूएस मिल के ये काम करेंगे। इसका टारगेट कब तक का रखा गया है, 2030 तक का। 2030 तक में इसको हमें अचीव करना है। मिस्टर जॉन कैरी सेड वी विल ब्रिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव इट। जो इकोनॉमिकली हेल्प चाहिए हमको, और जो टेक्नोलॉजी, बेसिकली हमें पता ही है कि हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है, और ओबियसली हम फाइनेंस में भी अमेरिका या यूएसए से हम पीछे ही हैं, तो वो हमें फाइनेंस में भी और टेक्नोलॉजी दोनों में हेल्प करेगा टू गेट दिस टारगेट। उसको अचीव करने के लिए 2030 तक में जो हमने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों फील्ड से हमें हेल्प करेगा। करेंटली इंडिया इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इज प्रोजेक्टेड टू बी 476 गीगावाट बाय 2021 to 2022 एंड इज एक्सपेक्टेड टू रेज टू एटलीस्ट 817 गीगावाट बाय 2030। इंडिया ने भी प्रोजेक्ट सेट किया है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक में 817 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे हम। 3 पिलर्स ऑफ इंडिया यूएस कोलैबोरेशन। इंडिया यूएस का जो कोलैबोरेशन हुआ उसमें 3 पिलर्स में स्पेशली फोकस किया गया है, कैसे हम ग्रीन एनर्जी को और अच्छा कर सकते हैं। पहला की पिलर है क्लाइमेट एक्शन प्लान। क्लाइमेट एक्शन प्लान मतलब हम जो इमिशन होता है, जो हम पहले से फॉसिल फ्यूल यूज़ करते आ रहे हैं, कोयला वगैरह, उससे क्या होता है, इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होता है, उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट डिकेड तक में उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, जितना भी होगा इमिशंस।
सिटिंग अप अ रोड मैप टू अचीव इट। एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाएगा, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह जो भी बनाए जाने हैं उसमें हेल्प करेगा यूएसए। ऑब्वियसली फाइनेंस पिलर भी है, क्योंकि हमारे इंडिया का फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फाइनेंस पिलर भी है तो हमें चाहिए। सॉरी, फाइनेंस पिलर भी चाहिए हमें, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए यूएसए हमारे साथ कोलेबोरेशन किया है। नाउ नेट जीरो क्या होता है? की मिशन इज बिल्डिंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर नेट जीरो। मीटिंग ऑफ नेट जीरो हियर इज मीनिंग ऑफ नेट जीरो हियर इज कार्बन न्यूट्रलिटी। इस पूरे मिशन का एक ही मतलब है कि पूरे वर्ल्ड को नेट जीरो कर देना। नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कार्बन को न्यूट्रल कर देना। जितना कार्बन हम जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके, उतना ही कार्बन को हमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाना है कि वो कार्बन एब्जॉर्ब हो जाए, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाए, या हम उसको कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ख़त्म कर दें। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कार्बन जनरेट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या कहीं से भी, उन कार्बन्स को लाइक हम 100% कार्बन जनरेट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाना है कि वो 100 का 100% कार्बन जनरेट होने के बाद एब्जॉर्ब किया जाए, 1 भी % उससे एटमॉस्फेयर में ना आए। उसे बोलते हैं नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी से है। ये वर्ड के माइंड में रखना। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि नेट जीरो का क्या मतलब है, बिकॉज ये न्यूज़ में है तो ज़्यादा चांसेस है पूछ ले नेट जीरो क्या है या नेट जीरो किससे रिलेटेड है। इंडिया हैज़ सो फॉर अब्सटेन फ्रॉम द कमिटिंग टू नेट जीरो गोल। इंडिया ने अभी तक बेसिकली जो समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, ये इसी पर्पज से हुई थी, बट इंडिया ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न है। इंडिया का इकोनॉमिकली स्टैंड इतना अच्छा नहीं है और दूसरे अल्टरनेटिव भी इतने अच्छे से नहीं डेवलप कर पाया है, तो वो अभी इस चीज़ के गोल के लिए हाँ नहीं किया है या कोई गोल सेट नहीं किया। ऑल तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जल लाइक चाइना या यूएसए, इन कंट्रीज़ ने सेट कर रखा है नेट जीरो गोल 2050, नेट जीरो गोल 2080, 2030, ऐसे करके उन्होंने अपना एक गोल सेट कर रखा है। बहुत सारी कंट्री ने सेट कर रखा है, बट इंडिया ने अभी तक इसके लिए हाँ नहीं किया और अभी सेट नहीं किया है कोई भी गोल ना। समरी, होल लेक्चर का समरी ये कहता है कि द गोल हियर इज इंश्योरिंग दैट द प्लैनेट डजंट हीट अप एन एडिशनल हाफ ऑफ अ डिग्री बाय 21 सेंचुरी। द गोल हियर इज इंश्योरिंग, ये गोल हमारा गोल ये है इस पूरे ग्रीन एनर्जी से कि हम 21 सेंचुरी तक में एक भी डिग्री, इवन हाफ ऑफ डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस अपने प्लैनेट में ऐड होने के लिए कार्बन का। क्यों? क्योंकि ये हीट करता है। कार्बन जब ऐड होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर हीट होगा। हीट होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जब कार्बन हमारी एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाएगा किसी कंपनीज के रिलीजन के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू जो कार्बन रिलीज होगा वो आके एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाएगा। उससे क्या होगा? प्लैनेट हीट हो जाएगा, मतलब उसमें गर्मी बढ़ जाएगी, लाइक जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो वो सब ना बढ़े उसके लिए कार्बन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हाफ ऑफ डिग्री भी नहीं बढ़ना चाहिए 21 सेंचुरी तक। For achieving this target, green energy is the best options. We need only some technologies, advancements, and we are doing the same. Hopefully, we will do it. हमारा जो टारगेट रखा गया है, उम्मीद है कि उसको हम पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं और उसको वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इवन यूएसए इज़ ऑल्सो हेल्पिंग। तो यूएसए की टेक्नोलॉजी और उसके इकोनॉमिकली हेल्प के कारण और हम कुछ एडवांसमेंट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक्स फॉर द स्टे विथ मी। Hope you really learn something here. If you really learn something here, please like and share the video. Obviously subscribe तो करना ही है. If you want more information, जय हिंद इंडिया.